हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। पाथ आईएएस की यूट्यूब चैनल में मैं हूं राज चक्रधारी, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 25 मार्च, होली का पर्व है। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ हम पढ़ाई भी स्टार्ट रखेंगे, होली भी खेलेंगे, पढ़ाई भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे हमारा वीकली करंट अफेयर्स का जो हम करते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। इसका जो कवरेज रहेगा वो रहेगा 18 मार्च से लेकर 24 मार्च तक। ठीक है, और देखते हैं जितने भी इस वीक मतलब प्रीवियस वीक के जितने करंट अफेयर्स हैं वो सभी हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर्स आपको सबसे बड़ा देखने को मिलेगा कि हाल ही में क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया भाई लोकसभा इलेक्शन का शेड्यूल। जो जनरल इलेक्शन होने वाले हैं ना हमारे कंट्री में, उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। और जो देखो, इसको बताने के पीछे एक ये रीजन है कि आजकल क्या है, एग्जाम में डायरेक्ट ना डेट्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने किस डेट पे अनाउंस किया, कितने फेजेस में इलेक्शन होंगे, कहाँ कहाँ कैसे होंगे। तो वो डिटेल में मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो देखते हैं भाई कि इलेक्शन कमीशन ने जो लोकसभा इलेक्शन का जो शेड्यूल है वो किस डेट को अनाउंस किया। वो किया 16 मार्च को। ठीक है, 16 मार्च को ये डेट अनाउंस हुए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार ने, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये डेट्स को अनाउंस किया। ठीक है, साथ ही साथ ये भी बताया कि पूरे इंडिया में 7 फेजेस में क्या होने वाले हैं, इलेक्शंस होने वाले हैं। 7 फेजेस में इलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो वोटिंग होगी वो स्टार्ट हो जाएगी आपकी 19 अप्रैल से और एंड होगी लास्ट वाली जो फेज की इलेक्शन की जो वोटिंग होगी वो हो जाएगी आपकी 1 जून को। ठीक है, 19 अप्रैल से लेके 1 जून तक चलेगा। यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हो, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे ये दिया गया है पोस्टर। तो थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा। टोटल फेजेस कितने हैं हमारे पास, 7 फेजेस हैं। देखो 7 फेजेस में सब बांटा गया है। पहले फेज का जो इलेक्शन है वो 19 अप्रैल से चालू हो रहा है। ठीक है, 19 अप्रैल से। उसके बाद फिर हो जाएगा 26 अप्रैल में, फिर 7 मई में, फिर 13 में, फिर 20 में, फिर 25 में, और 1 जून को हमारा लास्ट पोलिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, जो डेट्स हैं रिजल्ट्स का, जो काउंटिंग होगी, उसके बाद जो डेट्स हैं रिजल्ट अनाउंसमेंट का वो रखा गया है। कब? ये रखा गया है आपको 4 जून को। ठीक है, तो 4 जून को क्या होगा, आपको यहां पे देखने को मिलेगा इलेक्शंस के रिजल्ट अनाउंस होते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये फेजेस वाइज आप इलेक्शन देख सकते हैं कि कौन से फेज में कहां पे होगा। ये फर्स्ट फेज को येलो कलर से दिखाया गया है, सेकेंड फेज को ब्लू कलर से, थर्ड फेज को आपको वायलेट कलर से देखने को मिलेगा। सिमिलरली ऐसे 7 फेजेस का एक मैप बता दिया गया है कि इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इस डेट में इलेक्शंस होंगे। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है, मैं छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा तो छत्तीसगढ़ में जो हमारा इलेक्शन हो रहा है वो कितने फेजेस में होगा। खाली छत्तीसगढ़ में भी 3 फेजेस में इलेक्शंस होने वाले हैं। ठीक, 3 फेज में। पहला फेज में बस्तर, ठीक है, बस्तर में होगा। दूसरा फेज में आपको देखने को मिलेगा कांकेर और महासमुंद। ठीक है, महासमुंद। और थर्ड जो फेज होगा, जो आखिरी फेज होगा, वो बचे हुए कॉन्स्टिट्यूएंसीज में यहाँ पे इलेक्शंस हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 11 लोकसभा सीट है तो 11 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बन जाती है। इसमें से कितने, मतलब 1 SC और 4 ST और बाकी के बच गए कितने, 5 ओपन सीट अपने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, हाल ही में क्या हुआ, देखो इलेक्शन कमीशन का अगर मैं बोलूं तो स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके नीचे 2 क्या होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं भाई 2 नए इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए और ये रहे जी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो हाल ही में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, ज्ञानेश कुमार जी और डॉक्टर SS संधू, सुखविंदर सिंह संधू, और राजीव कुमार जी क्या है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, और जैसे ही डेट अनाउंस होता है ना, 16 मई को डेट अनाउंस हुआ,
वहां से क्या हुआ, वहां से हो गया स्टार्ट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के डेट अनाउंस करने के साथ ही क्या लग जाता है पूरे इंडिया में, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है, तो देखो इसमें ये है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन लगाता है। इसमें सेट ऑफ गाइडलाइंस होते हैं जो इलेक्शन कमीशन इशू करता है, किनको, पॉलिटिकल पार्टीज को, कि आपको किस तरीके से इस पूरे इलेक्शन के दौरान आपको बिहेव करना है। ठीक है, चाहे वो आपको स्पीचेस के रिगार्डिंग हो, चाहे मीटिंग्स के रिगार्डिंग हो, चाहे प्रोसेशंस आप जो रैलीज निकाल रहे हो, या पोलिंग डे के दिन आपको कैसा बिहेव करना है, पोलिंग बूथ पे क्या होगा, ऑब्जर्वेशन पार्टी, और जो पावर्स होता है गवर्नमेंट का, जो एग्जीक्यूटिव का पावर, वो पूरा का पूरा किसके पास चला जाता है, वो इलेक्शन कमीशन के हाथों में आ जाता है। ठीक है, वो किसी भी अधिकारी या कोई भी कलेक्टर्स, आईपीएस, किसी का भी ट्रांसफर कर सकते हैं अगर उनको लग रहा है कि इनके वजह से चुनाव का प्रोसेस अगर हैम्पर हो रहा है तो। ठीक है, तो बात इतनी सी है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में इलेक्शन कमीशन की जो पावर है वो इंक्रीज हो जाती है, मतलब जो पूरी की पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी है वो एज अ मतलब छत्र छाया में काम करेगी किसके, इलेक्शन कमीशन, मतलब वो बॉस बन जाते हैं इस टाइम पे। तो वो जिस तरीके से हैंडल करवाना चाहे इलेक्शन के दौरान, ट्रांसफर कराना चाहे, पोस्टिंग कराना चाहे, या किसी तरीके का उनको अगर लगता है कि ये पर्टिकुलर जो अथॉरिटीज़ हैं उनके कारण हमको देखने को मिल रहा है इलेक्शन प्रोसेस में बाधाएं आ रही हैं, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, वो उनको रिटायर मतलब वहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया भाई हमारे इलेक्शन से रिलेटेड आज का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स में। तो नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रही, हाल ही में स्विट्जरलैंड की एक संस्था है जिसका नाम है IQ एयर। ठीक है, IQ एयर ने लॉन्च रिपोर्ट जारी किया है जिसको बोलते हैं हम लोग वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। ये 2023 के लिए जारी किया गया है। अब देखो 2023 के लिए जारी किया है, इनके अकॉर्डिंग क्या निकल के आ रहा है, तो देखो इनके अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है कि जो दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली है जो आइडेंटिफाई किया गया है एज अ मतलब पोरेस्ट एयर क्वालिटी देखा गया है। जितने भी कैपिटल सिटी हैं पूरे अराउंड द वर्ल्ड में, जितने वर्ल्ड के कैपिटल्स हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, चाहे यूएसए ले लो, चाइना ले लो, फ्रांस ले लो, जर्मनी ले लो, तो उनके जो कैपिटल सिटी है ना, उनमें से सबसे वर्स्ट जो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा गया है। ठीक है, साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि कैसे ब्रीदेबल उसके कारण क्या क्या हमको मतलब परेशानी देखने को मिलता है। ये जो रिपोर्ट है वो किसने जारी किया है, तो ये जारी किया है एक स्विस ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है IQ एयर। ठीक है, अब देखो इन्होंने जो डेटा लिया है, जो सैंपल साइज है इनका, लगभग 7812 लोकेशंस में इन्होंने सर्च किया है, ऑल ओवर 134 कंट्रीज अक्रॉस एवरी रीजन्स, और टेरिटरी को इन्होंने कवर करने का ट्राई किया है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनके जो रिपोर्ट है उसकी थोड़ी हाइलाइट्स पे बात कर लेते हैं। तो देखो इनकी जो रिपोर्ट्स की हाइलाइट्स हैं वो कुछ इस तरीके के हैं। जो एवरेज एनुअल पार्टिकुलेट मैटर होता है जिसको हम PM 2.5 बोलते हैं, वो उसका कंसंट्रेशन देखने को मिला है भाई 54.4 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। इंडिया सबसे मतलब एक तरीके से बोलो तो एशिया पूरे वर्ल्ड में थर्ड वर्स्ट क्वालिटी इंडेक्स वाला कंट्री उभर के आया है। ठीक है, मैंने क्या बोला फिर से समझो, इंडिया जो है ना वो पूरे वर्ल्ड में थर्ड ऐसी कंट्री बना है जिसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो सबसे खराब है। तो सबसे खराब कौन हो जाएगा, तो बांग्लादेश का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है पूरे वर्ल्ड में सबसे बेकार मापा गया है। इनका 79.9 निकल के आ रहा है क्या भाई, PM 2.5 कंसंट्रेशन पर क्यूबिक मीटर जो होता है उसकी बात करें तो। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान दूसरे नंबर में है, 73.7% यहाँ पे कंसंट्रेशन देखा गया है, और इंडिया जो है वो तीसरे पायदान पे है भाई एयर क्वालिटी के मामले में। हमारा जो एयर क्वालिटी है वो 54.4 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर हमको PM 2.5 का कंसंट्रेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक चिंताजनक बात है कि हमारे कंट्री में जो ब्रीदेबल एयर है वो उतना सूटेबल नहीं है। इससे क्या होगा, बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिजीजेज आपको देखने को मिलेंगे,
मतलब जो श्वसन से रिलेटेड जितने भी रोग हैं या स्वास्थ्य से रिलेटेड जितने भी रोग हैं वो सब हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, और बिहार जो है, बिहार का एक जगह है जिसका नाम है बेगूसराय, इसको टर्म किया गया है वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया। मतलब जो वर्स्ट टू वर्स्ट है वो सब इंडिया में ही मिल रहा है आपको। पहला क्या हो गया, वर्स्ट कैपिटल सिटी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में पूरेस्ट टू पुअर है वो दिल्ली हो गया। और अगर मैं मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करूं तो बिहार का बेगूसराय निकल के आ रहा है वर्ल्ड का मोस्ट पोल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन सिटी। और पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स में हम तीसरे स्थान पे है। देखो थोड़ा सा सेग्रीगेशन करना ना, तो देखो ये चिंता का विषय इसलिए बन जाता है क्योंकि WHO हर बार बोलता है कि अगर आप अपने कंट्री में PM 2.5 का जो कंसंट्रेशन है वो अगर अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहे हो तो इससे क्या होगा, बहुत सारे श्वास जनित श्वास से रिलेटेड रोग आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, जो पॉल्यूटेंट लेवल है PM 2.5 को कैसे भी करके थोड़ा सा रिड्यूस करके रखना ही चाहिए। ठीक है ना। चलिए, लेकिन हमारे इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में 96% आपको पॉपुलेशन ये सब चीज़ों से जूझती हुई दिखेगी। ठीक है, तो ये होलिस्टिक डेटा है, इसका उपयोग आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे भी आपको इस इंडेक्स को कोट करना पड़ेगा वहाँ पे आप ये डेटा को फ्लक्चुएट कर सकते हो। और इनके इस एनवायरनमेंट के सेक्शन में ये वाला चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो वनडे एग्जाम्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वनडे एग्जाम्स में आप देखोगे कि डायरेक्ट डेटा पूछ लेता है कि कौन सा कंट्री है जो वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री निकल के आ रहा है एज कंपेयर टू द एयर पॉल्यूशन या एयर क्वालिटी इंडेक्स में। तो इंडिया का रैंक कितना हो जाएगा, 3rd रैंक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है भाई नई ई व्हीकल पॉलिसी। ठीक है, नई ई व्हीकल पॉलिसी को अप्रूव कर दिया है। इससे क्या होगा, इंडिया में जो ई व्हीकल का मैन्युफैक्चरिंग है वो एक तरीके से आसान बनाया गया है, क्योंकि इंडिया एक तरीके से इमर्ज हो रहा है भाई ई व्हीकल्स के लिए। बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हैं और गवर्नमेंट का प्लान है कि धीरे से हम जो फॉसिल फ्यूल पे जो डिपेंडेबिलिटी है उसको रिड्यूस करके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे शिफ्ट हो जाएंगे। इससे क्या होगा, अल्टीमेटली पॉल्यूशन को ही कंट्रोल करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा चीज़ है भाई। एक बार एयर पॉल्यूशन देखें, उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। ठीक, तो चलो गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है भाई, अप्रूव ही कर दिया है ई व्हीकल पॉलिसी। इसमें क्या कर रहे हैं वो लोग, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, किसको, इंडिया को। ठीक है, एक तरीके से इंडिया को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह बनाने का सोच रहे हैं। इससे क्या होगा, ऑल ओवर जो ग्लोबल जो ईवी मैन्युफैक्चरर्स हैं वहाँ इंडिया में आके इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपना प्लांट बना सकते हैं और यहीं पे ही मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके लिए एक क्राइटेरिया रखा है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए वो लगभग 4150 करोड़ तक होना चाहिए, और जो मैक्सिमम लिमिट है उसके लिए कुछ बोला नहीं गया है। आप जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है कम से कम इतना ही कर लो और मैक्सिमम आप जितना चाहो उतना कर सकते हो। इससे क्या होगा, जो सब्सटैंशियल कैपिटल्स के लोग हैं, जो थोड़े बहुत कैपिटल के साथ इन्वेस्ट करके ईवीज को मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, उनके लिए एक तरीके से रास्ता खुल जाएगा इंडिया का, जहाँ पे वो आके मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने इंश्योर किया है कि भाई हम जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे उनको जो कमर्शियल प्रोडक्शन में ज़्यादा ध्यान देगा, और ऐसी कंपनीज जो 3 साल के अंदर इंडिया में आके अगर अपना काम करके जा रही हैं या आने वाले 3 साल के अंदर अगर वो कैसे भी करके प्रोडक्शन निकाल लेती हैं तो उस केस में और ज़्यादा इंसेंटिव्स आपको देखने को मिलेगा। एडिशनली ये भी बोल रहे हैं कि 50% जो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशंस हैं उनको भी 5 साल में प्रमोट किया जाएगा। जैसे कंपोनेंट्स लगेंगे ना, कुछ कुछ छोटे मोटे कंपोनेंट्स, नट बोल्ट हो गया, विंडशील्ड हो गया, पेंट हो गया, और भी दुनिया भर के जो कंपोनेंट्स यूज होने वाले होंगे वो सब के लिए क्या प्रमोट करने बोल रहे हैं कि भाई जो लोकल वेंडर्स हैं उनसे परचेस करो। उसके कारण क्या होगा, और 50% जो डोमेस्टिक लोकल मार्केट है उनको एक तरीके से एनकरेजमेंट मिलेगा। और हम जानबूझ के क्या करना चाह रहे हैं, इन सभी चीजों को लोकलाइज और एक तरीके से प्रोडक्शन को इंडिजिनस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ मेन बातें थी जो ई व्हीकल पॉलिसी के रूप में आपको देखने को मिली है। गवर्नमेंट ने हाल ही में ई व्हीकल पॉलिसी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। तो इसको भाई आप इकोनॉमी के सेक्शन में, एनवायरनमेंट के सेक्शन में
और ऐसे में भी अगर ई व्हीकल से रिलेटेड ऐसे आ गया तो आप इसको बिल्कुल चकड़ के एकदम जोरदार तरीके से इसको कोड कर सकते हो। जो डेटा बता रहा हूं इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको छाप दो जल्दी से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। इंडियन नेवी ने अपना एक पहली बार क्या हुआ है, एक इंडिपेंडेंट हेडक्वार्टर बनाया है कहाँ पे, दिल्ली में, जिसका नाम रखा गया है नौसेना भवन, ठीक है। नौसेना भवन नाम रखा गया है, जिसको हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इनॉग्रेट किया है। देखो डिफेंस मिनिस्टर ने अभी नौसेना भवन का इनॉग्रेशन किया गया। एक स्टेट ऑफ द आर्ट एक बढ़िया सा बिल्डिंग बनाया गया है, जिसमें फुली फ्लेज, ये किसको डेडिकेटेड किया गया है भाई, ये डेडिकेट किया गया नौसेना को। हमारी जो नौसेना है ना, नेवल फोर्सेस है, उनके लिए है। अब देखो ये जो कंटोनमेंट बनेगा, ये दिल्ली कंटोनमेंट के अंदर बना है, इक्विप्ड है भाई फुल मॉडर्न फैसिलिटी के साथ साथ कटिंग एज टेक्नोलॉजीज यहाँ पे अवेलेबल होगी, सो दैट इन केस कहीं पे भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और इमरजेंसी रिस्पॉन्स की बात आई तो यहाँ पे बिल्कुल हर चीज़ों का प्रबंध आपको देखने को मिलेगा। नौसेना भवन एक तरीके से बनाया गया ताकि हम सिग्निफिकेंट जो माइलस्टोन्स हैं हमारे इंडियन नेवी के, उनको एक तरीके से कंसोलिडेट कर सकें, और कम से कम 13 डिफरेंट लोकेशंस पे जो हमारा कंसोलिडेटेड फैसिलिटीज़ है, जब पर्पस बेस्ड हम यूज़ करते हैं, वहाँ से कोऑर्डिनेशन अच्छे से बन पाए, इसीलिए एक डेडिकेटेड नौसेना भवन बनाया गया है, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्शन बहुत सालों पहले, 2-3 साल पहले स्टार्ट हुआ था और फाइनली जाके आज ये बन गया है और इसका इनॉग्रेशन किया गया है। तो याद रखेंगे भाई, नौसेना के लिए अलग से एक नौसेना भवन बना दिया गया है, वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला चलते हैं, फिर से डिफेंस से रिलेटेड एक न्यूज़ है। तो देखिए 2 नए आपको यहाँ पे एंटी सबमरीन ऑपरेशंस के लिए नेवी ने 2 तरीके के नए शिप्स लॉन्च किए हैं, जिसका नाम है रखा गया है अग्रय और अक्षय, ठीक है। अब ये कैसी शिप्स हैं भाई, तो थोड़ा सा मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। तो देखो ये जो अग्रय और अक्षय है ना, ये एक तरह का क्या है, शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के अंदर बनाया गया था। छोटी शिप्स हैं जिनका काम होता है इमरजेंसी सिचुएशन में जाके जो शैलो वाटर्स है ना, जैसे आप ले लो सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा देखोगे तो वास्ट वेटलैंड है, वो पूरा का पूरा एक एरिया मिलता है, लेकिन उसका जो वाटर है ना वो उतना डीप नहीं है, ठीक है। अब इन केस वहां पे कुछ इमरजेंसी हो गई या आपको वहां पे जाके कुछ आपको कुछ करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो बड़ी बड़ी वारशिप्स को आप लेके जा नहीं पाओगे। तो उसके लिए क्या चाहिए, एक ऐसा वेसल चाहिए जो शैलो वाटर्स में भी सेल करता हुआ जा सके और वहां जाके इमरजेंसी सिचुएशंस को हैंडल कर पाए। तो इसी कड़ी में 5वां और 6वां शिप ऐसे शैलो वाटर क्राफ्ट्स बनाए गए हैं, जिनका नाम रखा गया है अग्रय और अक्षय। ये लॉन्च हुए हैं मार्च 13, 2014 को, और जिसको मैन्युफैक्चर या बोल सकते हो डेवलप किसने किया है, गार्डन रीच शिपिंग जो कॉरपोरेशन है कोलकाता का, उन्होंने इसको डेवलप किया है, ठीक है। इसको गार्डन रीच शिपिंग एस्टेब्लिशमेंट भी बोला जाता है, जो कोलकाता में है। इसको प्रिसाइड कौन किया भाई, तो एयर चीफ मार्शल जो है हमारे आर चौधरी जी ने इसको एक तरीके से इनको वो किया है, ठीक है। तो और भी इसके कुछ स्पेसिफिक हैं जो आप इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें और कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज की गई हैं। याद रखेंगे अग्रय और अक्षय क्या है, शैलो वाटर क्राफ्ट्स हैं जो उथले पानी में भी अपना काम कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला है भाई पंकज अडवाणी, सभी जानते हैं बिलियर्ड्स के चैंपियन हैं, हमारे इंडिया से हैं, ठीक है। इनको स्नूकर्स या बिलियर्ड्स का बहुत बड़ा मतलब एक तरीके से इंडिया में अगर इनसे बड़ा कोई नहीं है अभी तक, तो इनको हाल ही में क्या किया गया है, बिलियर्ड्स के हॉल ऑफ फेम में इनको जगह दी गई है। देख सकते हैं अपने फोटो के सामने, ये फोटो खिंचा रहे हैं। तो पंकज अडवाणी जी को इंडक्टेड किया गया है हॉल ऑफ द फेम, जो वर्ल्ड बिलियर्ड म्यूजियम है। कहाँ पे है ये, शेंगोरो चाइना में। शेंगोरो चाइना में बिलियर्ड्स का एक बहुत बड़ा म्यूजियम है, वहाँ पे हॉल ऑफ फेम में इनका फोटो अभी रिसेंटली इंडक्ट किया गया है। तो ये न्यूज़ एक तरीके से आपको पता रहनी चाहिए, क्योंकि वनडे एग्जाम में डायरेक्ट ऐसी क्वेश्चन पूछ देते हैं, ठीक है। अब पंकज अडवाणी की बात करें तो रिसेंटली इन्होंने 26 IBCF टाइटल जीता है, साथ ही साथ और भी हाई पोजीशंस हैं वर्ल्ड में, इनका बिलियर्ड्स में अच्छा खासा रैंकिंग देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
अभी आ गया भाई ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये HDI जो है 2023 के रिलीज हुआ है। तो इंडिया का पोजीशन क्या निकल के आ रहा है, इंडिया का पोजीशन देखने को मिल रहा है 134, ठीक है 134 आउट ऑफ 193 कंट्रीज हम इंडिया का रैंक दिखाई दे रहा है। अब देखो HDI जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वो 3 पिलर्स पे बेस्ड होता है। आप सबको ही पता है कि आप इकोनॉमी में पढ़ते हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, फिर एजुकेशन, और उसके बाद जो हमारा पर कैपिटा इनकम होता है ना, या हम उसी को ग्रॉस नेशनल इनकम भी बोल देते हैं। तो ये 3 चीज़ों पे किसी भी कंट्री का आप HDI कैलकुलेट करते हो। तो इसके बेसिस पे हमारा इंडिया का कितना आ रहा है, 134 नंबर है आउट ऑफ 193 कंट्री, ठीक है। चिंताजनक इसलिए है कि अभी भी हमारे कंट्री में जो इक्विटेबल शेयर ऑफ वेल्थ देखने को नहीं मिलता है, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई है। इसके वजह से इस तरीके के जो रिपोर्ट्स आते हैं ना, और जनरली देखा गया है कि इंडिया ये सब चीज़ों में फिसल जाता है। फिसलने का कारण यही है कि ओवर बर्डन जो है ना, हमारे पास बर्डन, जो पॉपुलेशन का बर्डन है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट की। तो ये रिलीज़ कौन करता है, तो ये रिलीज़ करता है UN की एक संस्था जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP रिलीज़ करता है, ठीक है, हर साल। और इसको कुछ जियोमेट्रिक वैल्यू लेते हैं, इन सबका जो नंबर्स होता है ना उनका एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के थ्रू वैल्यू लेते हैं, और उसमें इंडिया का जो नंबर आ रहा है, एक पॉइंट बोल सकते हो कि इतना पॉइंट है भाई। 2022 में 0.644 था, और लेकिन इस बार ये बिल्कुल घट गया है, और इसी वजह से हमारा जो रैंकिंग देखने को मिल रहा है वो 134 इंडिया का रैंक है, ठीक है। अब इंडिया का और भी क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, तो देखो भाई धीरे धीरे करके जो इंडिया है वो बहुत सारी चीज़ों में वर्क कर रहा है। जहाँ तक बात करें जेंडर इनइक्वालिटीज़ की, तो कुछ क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा कि जो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स होता है उसमें भी हमारा वैल्यू घटा है, तो 0.437 आपको देखने को मिलेगा। और साउथ एशियन की ग्लोबल एवरेज की बात करें तो वहाँ पे इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा निकल के आ रहा है। मतलब बाकी जगहों पे हम उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हो, लेकिन साउथ एशिया में हमारा जो चीज़ें हैं वो जेंडर इक्वालिटी के हिसाब से सब ठीक चल रही है। देखो ये सब चीज़ें हैं ना, मतलब इंडेक्स की बात करें, इंडिया इनको आजकल थोड़ा सा शक की निगाहों से इसलिए देख रहा है, गवर्नमेंट कई बार रिजेक्ट कर चुकी है। हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया या फिर हंगर इंडेक्स हो गया, इन चीज़ों पे गवर्नमेंट का एकदम टफ, मतलब एकदम स्टैंच रिस्पॉन्स आ रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि जो ये वेस्ट के रिपोर्ट्स हैं वो थोड़े से बायस्ड होते हैं। तो देखते हैं आगे गवर्नमेंट क्या सॉल्यूशन देती है, कि उनका खुद का एक पैरामीटर है, क्योंकि हमारा जो रिलायबल सोर्स है वो नीति आयोग का रिपोर्ट है, और वहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अभी हाल ही में रिलीज हुआ है। उसमें एक तरीके से आप बोलोगे कि कुछ ना कुछ अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। और वैसे ही नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 अभी रिलीज हुआ है, उसमें भी बोला गया है कि एक तरीके से होलिस्टिक अप्रोच से हमारा यहाँ जो हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी ठीक हो रहा है। साथ ही साथ जो माल न्यूट्रिशन और जो मोटरनल मेटालिटी रेट और इन्फेंट मेटालिटी रेट है उसमें भी थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अगर वर्ल्ड लेवल की बात करें तो वो क्या करते हैं, अपना कुछ सैंपल साइज रहता है, उसी सैंपल साइज के भरोसे वो डेटा निकाल देते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखने की बात है। चलिए आगे चलते हैं। आ गया वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है। तो हम हैप्पी नहीं हैं, ये बात कौन बोल रहा है, ये बात बोल रहा है भाई यूएन की संस्था नहीं है, एक प्राइवेट एनजीओ है। उन्होंने बोला है कि इंडिया का जो रैंक है वो 126 है वर्ल्ड में जो अनहैप्पी लोग हैं। मतलब हमारा जो हैप्पीनेस इंडेक्स निकाला गया है वो 126 नंबर पे है। और ये रिलीज़ कौन करता है भाई, तो ये रिलीज करता है गैलप ऑक्सफोर्ड वेलबीइंग रिसर्च सेंटर, साथ ही साथ यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क SDSN और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट एडिटोरियल बोर्ड। तो ये भाई पूरी प्राइवेट और एनजीओज हैं जो मिलके रिलीज़ करती हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। इनके अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं कि भाई असेसमेंट किए हैं कि हैप्पीनेस किस तरीके से होती है, चाहे वो मेडिकली हो, इकोनॉमिकली हो, फाइनेंशियली हो, या हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, सोशल इकोनॉमिक जो तरीके से इन लोग मतलब डेटा कलेक्ट करते हैं। और करीब करीब 6 फैक्टर्स पे इन्होंने अपना कंक्लूजन दिया है। पहला है कि सोशल सपोर्ट कितना रहता है, दूसरा है इनकम के बेसिस पे, फिर हेल्थ, फिर फ्रीडम, फिर जनरोसिटी, और उसके बाद एब्सेंस ऑफ करप्शन। तो ये 6 फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे ये अपना इंडेक्स
बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। तो टॉप 10 जो हैप्पी कंट्री हैं वो ऑब्वियस ही बात है वेस्ट की कंट्रीज़ हैं। जैसे फिनलैंड सबसे हैप्पी कंट्री है, फिर डेनमार्क, फिर आइसलैंड, स्वीडन, इजराइल, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इजराइल में तो वॉर चल रहा है फिर भी ये लोग हैप्पी हैं। ठीक है, कंटिन्यूसली इनके यहाँ कुछ ना कुछ वॉर होते रहता है, टेरर का खतरा बना रहता है, फिर भी हैप्पी हैं। ठीक, इंडिया की रैंक 126 दिखा रहे हैं। ठीक है, चाइना हमसे ज़्यादा हैप्पी है, देख लो, जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है बोलते हैं वहाँ पे वो लोग हमसे ज़्यादा हैप्पी दिखाई दे रहे हैं। उसी प्रकार नेपाल भी हैप्पी है। हाँ, ये तो हैप्पी रहना ही चाहिए, हिमालय में रह रहे हैं तो भैया और क्या चाहिए, हैप्पी रहेंगे। पाकिस्तान भी हमसे हैप्पी है, देखो 108 रैंक है इनका। म्यांमार, इसके बाद श्रीलंका। तो नेबरिंग कंट्री में इंडिया का उतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो 126 याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भाई, हाल ही में क्या हो रहा है, एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जिसका नाम रखा गया है ट्रायम्फ, टाइगर ट्रायम्फ 24। ठीक है, ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया प्लस यूएसए। इंडिया और यूएसए के बीच में ये एक ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है जिसका नाम दिया गया है ट्रायम्फ, टाइगर ट्रायम्फ 24। तो ये स्टार्ट कब होगा भाई, तो ये एक तरीके से स्टार्ट हो जाएगा आपका 18 मार्च से लेकर 31 मार्च तक चलेगा। ठीक है, और ये कहाँ पे हो रहा है, तो ये ज़्यादातर आप देख सकते हो इसमें कोऑपरेशन करेंगे क्या, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए और डिज़ास्टर रिलीफ ऑपरेशंस के लिए, और ये ऑन शोर भी होगा ऑफ शोर भी होगा। तो बात यही है कि भाई ये कुल मिला के एक तरीके से ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है जो वेरियस लोकेशंस पे ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। ऑफ शोर भी होगा और सी में भी आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे ये लोग अपनी चीज़ों को एक तरीके से कोऑर्डिनेट करते हुए एक्सरसाइज को कंक्लूड करेंगे। ठीक है, ये अभी भी ऑन गोइंग है, तो इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल आएगा तो और देख लेंगे क्या क्या इसमें इवेंट्स हुए थे। ठीक है, अभी के लिए याद रखना कि ट्राई सर्विस एक्सरसाइज हो रही है इंडिया और यूएसए के बीच में जिसका नाम दिया गया है टाइगर ट्रायम्फ 24। अगला चलते हैं। ठीक है, इनका नाम याद रखेंगे भाई, इनका नाम आ रहा है प्रभा वर्मा जी। ठीक है, प्रभा वर्मा, नाम से कंफ्यूज नहीं होंगे, ये लेडी नहीं है, ये जेंट्स हैं। प्रभा वर्मा जी को इस बार का सरस्वती सम्मान दिया जाएगा। ठीक है, सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किनको दिया जा रहा है, प्रभा वर्मा जी को। क्यों, क्योंकि इन्होंने एक मलयालम लैंग्वेज में एक बहुत अच्छी इनकी रचना है जिसको हम बोलते हैं रौद्र सत्विकम। ठीक है, रुद्रा सत्विकम के लिए इनको साल 2023 का सरस्वती सम्मान दिया जाने वाला है। ठीक है, नाम याद रखेंगे प्रभा वर्मा जी को। किसके लिए, रौद्र सत्विकम के लिए सरस्वती सम्मान दिया जा रहा है। इसके साथ साथ और कुछ साइटेशन मिलेगा, प्लॉक मिलता है और एक अवार्ड मनी दी जाती है जिसका मार्जिन रहता है क्या, 15 लाख रुपए भी दिया जाएगा साथ ही साथ सम्मान के साथ। ठीक है, प्लॉक रहेगा, साइटेशन रहेगा और 15 लाख रुपए इस सम्मान में दिया जाता है। ठीक है, कमेंट में नीचे बताएंगे कि 2022 के लिए सरस्वती सम्मान किनको दिया गया था। चलिए अगला देखते हैं, नेशनल दिव्यांगजन आइकॉन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो किनको बनाया गया है भाई नेशनल आइकॉन ऑफ दिव्यांगजन, तो हम सबको पता है कि भाई हमारी आइकॉनिक पैरा आर्चर और अर्जुना अवार्डी शीतल देवी जी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बना दिया है क्या, दिव्यांगजन आइकॉन ऑफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया है भाई, ऐसा इसलिए किया गया है ताकि हम जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, जो दिव्यांगजन हैं इंडिया में, उनको इनकरेज कर सकें कि आप भी एक तरीके से क्या हो, मतलब कैपेबल हो आगे आके वोट करने के लिए, आप भी हमारी कंट्री के एक तरीके से एक रिस्पेक्टेड सिटीजन्स हो। ठीक है, तो उनको इनकरेज करने के लिए शीतल देवी को एक तरीके से असाइन किया गया है कि आपको आइकन बनाया जाता है और आप इनकरेज करो ऐसे लोगों को ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वोटिंग प्रोसेस में शामिल हो सकें। ठीक है, तो देख सकते हैं कि भाई शीतल देवी 17 साल की हैं
और इन्होंने अभी आर्चिंग के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा एक तरीके से परफॉर्म करते हुए ग्लोबल स्केल में अपना बहुत अच्छा नाम कर लिया है। इनको मतलब एक मैग्निफिसेंट आर्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया जा चुका है। याद रखेंगे इलेक्शन कमीशन का दिव्यांगजन आइकन शीतल देवी को बनाया गया है। अगला चलते हैं, कुछ नए अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। तो हाल ही में क्या हुआ, आईएफएस ऑफिसर हैं जिनका नाम है विनय कुमार जी, इनको बना दिया गया है रशिया का एम्बेसडर। ठीक है, रशिया के लिए एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं कि नाम क्या है, विनय कुमार जी। ठीक है, उससे पहले ये म्यांमार के एम्बेसडर रह चुके हैं, अब इन्हें रशिया भेजा जा रहा है। दूसरे आपको अपॉइंटमेंट देखने को मिलेगा, झारखंड के जो गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन जी राव, इनको एडिशनल चार्ज मिला है दो नए स्टेट्स का, एक है तेलंगाना और दूसरा है पुडुचेरी। ठीक है, तो झारखंड के जो सिटिंग गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन जी को एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है तेलंगाना और पुडुचेरी का, तेलंगाना के गवर्नर के रूप में और पुडुचेरी का लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में। ठीक है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में क्या हुआ, तेलंगाना और पुडुचेरी की जो गवर्नर थी तमिलिसाई सौंदरराजन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इसकी वजह से ये पोस्ट वैकेंट हो गई थी, तो उसकी जगह अभी एडिशनल दे दिया गया है सीपी राधाकृष्णन जी को ये पोस्ट। अगला चलते हैं, कुछ और अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। तो नवनीत कुमार सहगल जी को अपॉइंट किया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के हैं ये, इनको चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती बना दिया गया है। ठीक है, नवनीत कुमार सहगल जी को। और वैसे ही आप देखेंगे कि मौसमी चक्रवर्ती जी हैं, उनको बनाया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, तो ये दो अपॉइंटमेंट्स और देखने को मिल रहे हैं आपको। ऑल इंडिया रेडियो का जो डायरेक्टर जनरल है मौसमी चक्रवर्ती जी, और प्रसार भारती के चेयरमैन हैं वो बन गए हैं नवनीत कुमार सहगल जी। ठीक है, तो ये 4 अपॉइंटमेंट्स आपको याद रखने हैं। साथ ही साथ कुछ मिसलेनियस न्यूज़ भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हाल ही में क्या हुआ, महर्षि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है न्यू दिल्ली में, उसके कैंपस पे जो शालीमार बाग पे है, उसके कैंपस पे एक इंडिया का फर्स्ट आयुर्वेदिक कैफ़े खोला गया है। ठीक है, फर्स्ट आयुर्वेदिक कैफ़े खोला गया है जिसका नाम दिया है सोमा द आयुर्वेदिक किचन। ठीक है, तो ये इंडिया का पहला आयुर्वेदिक किचन है जहाँ पे जो खाना होगा वो बिल्कुल आयुर्वेदिक ट्रेडिशन से, या जो रेसिपी होगी वो पूरा इस तरीके से यहाँ पे बनाया जा रहा होगा, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, सोमा आयुर्वेदिक किचन। दूसरा चीज़ आपको देखने को मिलेगा, मुंबई ने रणजी ट्रॉफी 42वीं बार जीत लिया है। ठीक है, और उनको X2 प्राइज भी मनी इसलिए दिया गया है। तो मुंबई की जो टीम है रणजी टीम, उन्होंने ये रणजी ट्रॉफी का खिताब 42वां बार जीता है। ठीक है, 42nd इनका टाइटल है ये। अभी तक जो रणजी ट्रॉफी हुई है उनमें 42 बार इन्होंने ही जीता है, और इसलिए जो उनका प्राइज मनी है उनको X2 कर दिया गया, डबल मनी मिला है शायद तक। तो एक न्यूज़ में ये भी रहा है। किनको हराया इन्होंने, तो विदर्भ को हरा के इन्होंने जीता है। ठीक, तो चलिए, थैंक यू एंड हैप्पी होली वंस अगेन। अपनी जीवन में खुशियों के रंग भरते रहिए, पढ़ते रहिए पाथ IAS के संग, और ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम आप क्लियर करें, यही मेरी शुभकामना है इस होली के पर्व पे। धन्यवाद।